हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2014 का केमिस्ट्री पेपर 1। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला गया है? द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम्स फॉर आइसोमरिक अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया भाई, अपने पास ये एक अल्कोहल है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का, और हमें बताना है यार कौन कौन से नाम जो है इनके हो सकते हैं, सिमिलर नेम्स हमें देखने हैं। जैसे क्या बोला गया है भाई, टर्ट ब्यूटेनॉल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो अगर आप बनाओगे टर्ट ब्यूटेनॉल क्या होता है भाई, ये है टर्ट ब्यूटेनॉल, ये आपका हो गया। ठीक है, तो बेसिकली टर्शरी आपका, ठीक, ये आपका टर्ट ब्यूटेनॉल हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, इसी को क्या हम ये बोल सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो भाई बिल्कुल आपकी चेन कौन सी होगी भाई, ये फंक्शनल ग्रुप है तो आपकी ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन 1 2 और 3। तो 2 पे मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसको टर्ट ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं और ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, टर्ट ब्यूटेनॉल, ठीक है यही वाला, एंड 1,1 डाई मिथाइल इथेन 1 ओल। अच्छा, क्या बोल रहा है भाई कि आप इसकी नंबरिंग ऐसे कीजिए, कैसे कीजिए, ये बोल रहा है कि भाई नंबरिंग ऐसे करो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है अपने को भाई, ये जहां पे है क्या वहां से नंबरिंग शुरू होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं भाई, ये इंक्लूड होना चाहिए उस चेन में, इसको मिनिमम नंबरिंग देनी है, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लेंगे तो आपकी चेन ये वाली होगी, ना कि नंबरिंग यहां से शुरू होगी। तो ये बहुत ही वाहियात ऑप्शन बी ऑप्शन बच्चों यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, एन ब्यूटेनॉल। एन ब्यूटेनॉल मतलब भाई एन मतलब एक स्ट्रेट चेन आपकी, ये हो गया भाई एन ब्यूटेनॉल या फिर ब्यूटेन 1 ओल। सही बात है, यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4। इसको ब्यूटेन 1 ओल भी बोल सकते हैं या फिर आप एन ब्यूटेनॉल भी कह सकते हो। तो ऑप्शन सी हमारा इस मायने में सही है। ऑप्शन डी देखिए, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। भाई क्या होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ग्रुप आपका हो गया ये, और इस सी पे लगाया हमने OH, तो ये है आपका भाई आइसो ग्रुप। ठीक है, ये हमारा हो गया आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। और क्या इसको 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल भी बोल सकते हैं भाई, नंबरिंग शुरू होगी यहां से 1 2 3, तो 2 पे मिथाइल आ रहा है और क्या है प्रोपेन 1 ओल, तो ये वाला ऑप्शन भी बच्चों सही है। तो इस क्वेश्चन के जो करेक्ट ऑप्शंस होंगे वो होंगे ए सी एंड डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला गया है कि यार ये कंपाउंड है अपने पास, इसका अपन ने क्या करवाया, अपन हेलोजनेशन करवा रहे हैं। तो एक बार I2, एक बार Br2, एक बार Cl2, बेसिकली आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जब आयोडीनेशन करवाया तो जो प्रोडक्ट बना वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड था, मतलब उसमें एक ही आई लगा। इस बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ I2 के केस में, तो एक ही आई लगा, एक ही आयोडीन ग्रुप लगा। जब हमने ब्रोमिनेशन कराया तो अपने को डाई सब्स्टिट्यूटेड मिला, डाई हेलो, मतलब कहीं पे 2 जगह इस बेंजीन रिंग पे Br लग गए। और जब हमने Cl2 के साथ करवाया तो 3 जगह लग गए Cl। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आयोडीन के केस में एक आयोडीन ही क्यों लगा और Cl2 के केस में 3 क्यों लग गए? तो ये हमें एक्सप्लेन करना है कि इसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर हम देखें भाई क्या क्या बोला गया है, अब पहले समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। भाई देखिए, अपन करवा रहे हैं क्या, हेलोजनेशन, तो अपने को पता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है रिंग पे। तो आपको क्या होगा भाई, अब ये ग्रुप जो है रिंग पे लगा हुआ है ये प्लस M शो करेगा। ठीक है, प्लस M और माइनस I, लेकिन प्लस M बहुत स्ट्रांग होगा तो इसका प्लस M कंसीडर करके ये इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा। और प्लस M है तो कहां कहां जाएगा भाई इसका इफेक्ट, आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। ठीक है, अच्छा ये वाला ग्रुप देखिए आपका, जो आपका ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है, ये टर्शरी ब्यूटाइल, इतना बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ है इसकी मेटा पोजीशन पे। तो क्या हुआ होगा सोच के देखिए कि भाई नॉर्मली तो इन तीनों पोजीशन पे लगना चाहिए था आपका हेलोजन। Cl2 का साइज क्योंकि वो छोटा है तो क्या है वो तीनों जगह पे लग गया। ब्रोमीन का साइज थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में ब्रोमीन नहीं लग पाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही स्टेरिक हिंड्रेंस बच्चों आपकी आई है। ठीक है, और आयोडीन के केस में केवल एक ही आयोडीन लगा, तो वो कहां पे लगा होगा, ना तो यहाँ पे लग पाया ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आयोडीन खुद इतना बड़ा है और ऊपर से ये जो ग्रुप है टर्ट ब्यूटाइल ये भी काफी बड़ा है, तो ये दोनों पोजीशन बच्चों काफी हिंड्रेंस होगा और आयोडीन केवल आपका इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, इसलिए हमें ऐसा देखने को मिला है। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं पढ़िए। अब स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन, क्या हेलोजन का स्टेरिक इफेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल, तभी तो भाई अलग अलग देखने को मिला, आयोडीन क्योंकि इतना बड़ा है इसलिए एक ही आयोडीन लगा, तो ये वाला ऑप्शन सही है। स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, क्या इसके स्टेरिक इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप, भाई ऑर्थो इस पोजीशन पे क्यों नहीं लगा?
क्योंकि अपने को पता है इसका प्लस एम जो है बच्चों यहाँ और यहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही डायरेक्ट करेगा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसलिए क्या है, ये पोजीशंस फेवरेबल थी और यहाँ पे नहीं लगा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहाँ पे आया है? अब देखो, क्योंकि ये भाई अब अगर आपके पास दो ग्रुप हैं रिंग पे, दो सब्स्टिट्यूएंट हैं जिनमें से एक क्या है, दोनों एक्टिवेटिंग अगर हैं, लेकिन एक जो ज्यादा एक्टिवेटिंग है, हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों क्या करवाते हैं, अपने जो इनकम इलेक्ट्रोफाइल है उसको अरेंज करते हैं। तो ज्यादा एक्टिवेटिंग तो ये है, तो इसके एक्टिवेटिंग पावर की उसमें इस वाली क्या बच्चों फीकी पड़ गई है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है उसको हम नजरअंदाज करते हुए चलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या है, इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराया है, ना कि इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो आपका गलत है। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स हुए आपके वो हो जाएंगे आपके ए, बी एंड सी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया हुआ है, इन द रिएक्शन शोन बिलो द मेजर प्रोडक्ट्स फॉर्म इज आर। देखिए क्या दिया गया आपको भाई, ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपका रिएजेंट हो गया, ये सबस्ट्रेट हो गया, बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखिए कि भाई ये क्या दे रखा है, अगर आपको याद हो तो भाई मान लीजिए ये आपके पास एनिलीन है, ठीक है, और अब मान लीजिए अगर आप इसका क्या करवाते हो भाई, Br2H2O ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, तो अपने को पता है क्या हो जाता है आपका तीनों पोजीशन पे, भाई ये क्या कर रहा है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपने प्लस एम के थ्रू इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस करते हुए ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा, तो आपका जो ब्रोमीन लग जाता है वो तीनों पोजीशन पे लग जाता है, ठीक है। और इसको रोकने के लिए अगर आप नहीं चाहते कि ये तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई करे ब्रोमीन, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका अपन एसिटाइलेशन कर देते हैं, जिसमें हम इस ग्रुप की एसिटाइलेशन करते हैं, हम इस ग्रुप की बच्चों की डोनेटिंग पावर है उसको कम कर देते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम कुछ ऐसे उसकी रिएक्शन करवाते हैं भाई, जिसमें क्या हो आपका CH3 C डबल बॉन्ड और कुछ इधर R डैश, और तब इसके जो लोन पेयर हैं भाई ये अटैक करता है इस ग्रुप पे इधर और ये निकल लेता है, तो इसके साथ आपका क्या लग जाता है, ये ग्रुप, तो इसके लोन पेयर फिर क्या है, इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जाने लगते हैं, और इसकी जो डोनेटिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो पावर है बच्चों वो कम हो जाती है, और तब हम करवाते हैं अगर ये रिएक्शन, तो केवल एक पोजीशन पे ब्रोमीन अपना लगता है, पैरा वाली पे। अच्छा, तो एसिटाइलेशन का क्यों करवाते हैं ये अपने को समझ में आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सेम चीज यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो रहा है, ये आपका जो है एसिटिक एनाइड्राइड क्या है, इसमें आपके पास है C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C, यहाँ पे आपके पास बच्चों लोन पेयर हैं, ठीक है। अब बात यह है कि लोन पेयर तो यहाँ भी है, ठीक है भाई, दोनों ग्रुप जो लगे हुए यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन बच्चों इसके लोन पेयर थोड़े बिजी हैं। क्यों बिजी हैं, क्योंकि यार ये जो कार्बोनिल ग्रुप है इसके साथ बच्चों कॉन्जुगेशन में जा रहा है, अच्छा खासा रेजोनेंस है, तो ये तो बिजी हो गए, लेकिन ये रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला sp3 कार्बन है, ठीक है, तो ये तो रिंग के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहे हैं, तो ये वाले अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, तो ये वाला जो ग्रुप है आपका ये लिविंग ग्रुप बनके निकल लेगा, ये वाला ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि यहाँ माइनस आएगा ऑक्सीजन पे, भाई लिविंग ग्रुप जो निकलेगा वो क्या होगा आपका, ये होगा, और ये ठीक ठाक स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन कर रहा होगा अगेन। तो हमने कहा इसने यहाँ पे अटैक किया, ये लिविंग ग्रुप बनके निकल गया, तो इस N के साथ अटैच हो गया क्या आपका COCH3, एक H+ होगा, वो H+ यहाँ से सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा तो H+ वो छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली ये ग्रुप आपका यहाँ पे लग जाएगा। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, और ये जो है ये सॉल्यूशन से H+ ले लेगा तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे एसिटाइलेशन प्लस एसिटिक एसिड, और आप पाएंगे बच्चों ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला गया है, an ideal gas in a thermally insulated vessel at internal pressure P1, volume V1, absolute temperature T1। तो यार आपको एक इनिशियल कंडीशन दी गई है, एक आइडियल गैस है P1 T1 V1 पे, और वहां से वो क्या है इरिवर्सिबली एक्सपेंड कर रही है, ध्यान देना बच्चों, इरिवर्सिबली एक्सपेंड कर रही है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर 0। मतलब क्या है, कोई प्रेशर नहीं है बाहर में, ये स्टॉपर लगाए गए हैं, इन स्टॉपर को ये हटा देंगे, ये हटा दिया है, तो तुरंत आपका जो पिस्टन है बच्चों, जो आपका ये है, ये तुरंत ऊपर जाएगा और यहाँ पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। बोला गया यार जो आपका जो कंपार्टमेंट है ना, जिसके अंदर आइडियल गैस है, ये क्या है आपका थर्मली इंसुलेटेड, मतलब हीट ना तो अंदर आ सकती है ना बाहर से अंदर आ सकती है। तो वही यहां से यहां गया और पूछ रहे हैं इस प्रोसेस के लिए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो थर्मली इंसुलेटेड बोला मतलब Q तो 0 पक्का है, ठीक है, ठीक बात है। और क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, तो अगर आप वर्क निकालोगे तो वर्क क्या होता है भाई, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV, और ये तो आपका 0 ही है, तो गैस जो है
कोई प्रेशर ही नहीं इसके अगेंस्ट वर्क कर रही है। जैसे ही आप स्टॉपर हटाओगे भड़ाक से गैस जो है बच्चों एक्सपेंड करेगी और यहां पे जाके रुक जाएगी, लेकिन गैस ने वर्क यहां पे नहीं किया है। किसके अगेंस्ट वर्क कर रही है? कोई एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं जिसको अपोज कर रहा है, वो तो तुरंत अपने जो है जैसे स्टॉपर हटाए तुरंत गैस भड़ाम से ऊपर आई। तो हमने कहा यार जब वर्क आपका जीरो हो गया, और अगर आप फर्स्ट लॉ देखेंगे तो हमने कहा यार डेल यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो हो गया, डब्ल्यू जीरो हो गया, तो डेल यू जीरो हो गया। और डेल यू केवल क्या होता है बच्चों, इस तरह के अगर आप बात करो एक्सपेंशन कंप्रेशन की, तो वो आपका होता है किसका, टेम्परेचर का फंक्शन। तो हम कह रहे हैं यार मतलब टेम्परेचर क्या रहा होगा आपका, कांस्टेंट। कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सिंपल एक्सपेंशन है। तो हमने कहा टेम्परेचर आपका बच्चों क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। और टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब T2 इक्वल्स T1 भी हम बोल सकते हैं। और आइडियल गैस है तो सिंपली मैं बोल सकता हूं PV इक्वल टू nRT। ये P1 V1 T1 कर दिया स्टेट 1 के लिए, और P2 V2 इक्वल टू nRT2 ये कर दिया हमने इस सिचुएशन के लिए। तो अब T1 T2 बराबर है, nR तो बच्चों कांस्टेंट है, तो P1 V1 भी P2 V2 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी में बच्चे गलती कर सकते हैं, क्यों? देखिए क्या बोला गया है, P2 V2 टू द पावर गामा इक्वल्स P1 V1 टू द पावर गामा। एडियाबैटिक वाला इन्होंने लगा दिया है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन होता है बच्चों वो होता है रिवर्सिबल कंडीशंस के उसमें। और यहाँ पे आप देखिए साफ साफ इन्होंने तीर के ऊपर लिख के दिया है कि भैया ये इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है। तो ये तो बच्चों वैलिड आपका नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शंस आपके होंगे वो होंगे बच्चों ए बी एंड सी। यहाँ पे केवल ए था, यहाँ पे कौन कौन से हो गए आपके करेक्ट ऑप्शंस, ए बी एंड सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 फिजिकल केमिस्ट्री से है। क्या बोला गया, नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द फॉलोइंग फिनोमिना। तो भाई कौन से फिनोमिना में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेंट्रल रोल प्ले कर रही है? क्या है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन नंबर ए, आइस फ्लोट्स इन वाटर। अब भाई अपने को ये बात तो पता है, हाँ यार बर्फ पानी में तैरती तो है, क्यों तैरती है, क्या इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है? तो यार क्या होता है अपने को पता है यार, तैर रही है मतलब उसकी डेंसिटी बच्चों क्या है, वाटर से कम है। ठीक है, वो लाइट राइज तभी तो क्या ऊपर तैर रही है, डेंसिटी कम है। अब डेंसिटी कम है तो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं कि यार वॉल्यूम का क्या बच्चों एक्सपेंड कर जाता है ना। क्यों एक्सपेंड करता है? तो क्योंकि बच्चों क्या होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अगर आप देखना चाहो तो भाई क्या होता है, भाई ये आपका मान लीजिए H2O ये रहा, ठीक है, ये इसका लोन पेयर रहा, ये दूसरा लोन पेयर रहा, ठीक है। तो क्या होगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये OH और H ये बच्चों इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसकी वजह से क्या होगा, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनने लगेगा। और ये क्या है, बीच में आपकी वॉइड्स छूट जाएंगी, स्पेसेस छूट जाएंगे। इन स्पेसेस की वजह से क्या हो जाता है, आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी घट जाती है, और इसी वजह से आपकी आइस पानी में तैरती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है किसके लिए, आइस जो पानी में फ्लोट कर रही है उसके लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, हायर लुईस बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी अमीन्स देन टर्शियरी अमीन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यहां पे बच्चे क्या सोच जाते हैं, जब 14 में मैंने पेपर दिया था तो मैंने यही सोच के क्या इस ऑप्शन को बच्चों गलत टिक कर दिया था, है ना, मतलब गलत मान लिया था, तो इसको मैंने टिक नहीं किया था। लेकिन देखिए बच्चे क्या सोचने लगते हैं कि यार ये बात कर रहे हैं भाई प्राइमरी अमीन्स और टर्शियरी अमीन्स में, तो आप बात करते हो कि यार यहाँ पे दो चीजें आती है हमारी। हम कहते हैं यार अमीन है, मान लीजिए आपको कोई, हम मान ले प्राइमरी ले लेते हैं RNH2, ठीक है, और एक हमने ले लिया भाई R3N, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि यार ज्यादा अच्छा बेस या ज्यादा बेसिसिटी, मतलब जो जितनी आसानी से लोन पेयर दे सके, जिसकी टेंडेंसी जितनी अच्छी होगी लोन पेयर देने की, डोनेट करने की, वो उतना अच्छा बेस होगा। 3 यहाँ पे ग्रुप लग गए R, तो वो प्लस आई इफेक्ट से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, और इस लोन पेयर को देने की टेंडेंसी क्या है, नाइट्रोजन की बढ़ जाएगी, तो ये अच्छा बेस बनता जा रहा है। लेकिन एक दूसरी बात आती है, हम कहते हैं कि यार जितना कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा बेस होगा। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए इन्होंने H+ एक्सेप्ट किया, प्राइमरी वाले ने किया, तो हम बना देते हैं RN, ये H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो इस पे आएगा प्लस, इस पे प्लस आया। आप देखिए इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में है तो बच्चों क्या है, मान लीजिए ये वाटर से क्या कर रहा होगा, यहाँ पे भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ये करेगा। तो अब जितनी ज्यादा एक्सटेंट होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी बच्चों, तो ये उतना ही स्टेबल बनता जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड अगर स्टेबल बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इसके पास H ज्यादा है। अब जितने ज्यादा H उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, और उतना स्टेबल ही बनेगा। अगर ये स्टेबल बना तो बेस क्या ये अच्छा बन जाएगा।
तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। मतलब अगर आप R बढ़ाओगे तो H कम होंगे, और H कम होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। लेकिन अगर R बढ़ाओगे तो आपकी बेसिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम जो फाइनल डेरिवेशन निकालते हैं, हम कहते हैं यार अगर आपका ये R जो है, अगर मिथाइल है, अगर ये CH3 है, तो आपका जो ऑर्डर आता है वो आता है 213। कि यार जो सेकेंडरी है वो तो ज्यादा होगा ही हो, क्योंकि उसमें बैलेंस्ड है, उसमें R ग्रुप भी है और उसके पास हाइड्रोजन भी है, तो सेकेंडरी सबसे पहले ही आएगा। और क्योंकि मिथाइल छोटा ग्रुप है तो इंडक्टिव उतना नहीं मिल पाएगा, तो उसके बाद प्राइमरी फिर टर्शियरी। और अगर लेकिन इससे बड़ा ग्रुप कोई हो गया, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कोई भी हो, हाइयर अल्काइल ग्रुप कोई भी लग गए मिथाइल के अलावा, तो आपका हो जाएगा 231। लेकिन ये आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि यार, इसने दे दिया है कि यार प्राइमरी जो है वो टर्शियरी से ज्यादा है, तो क्या इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है, वो ये पूछ रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि यार क्या हमेशा प्राइमरी टर्शियरी से ज्यादा होते हैं, नहीं। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, समझिए वो क्या पूछ रहा है। तो उसने ये दे दिया है कि यार प्राइमरी टर्शियरी से ज्यादा है, तो अब बताइए क्या इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है। हमने कहा हाँ बिल्कुल है, अभी देखा हमने। तो ये वाला ऑप्शन भी बच्चों सही है। ठीक है, आपको ये वाली चीज नहीं सोचनी है कि यार प्राइमरी तो हमेशा होता ही नहीं है, कभी कभी टर्शियरी भी होता है ना? तो वो आपको नहीं सोचना है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं यार ऐसा है, अब बताइए क्या उसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है, सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, तो इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है क्या? यार हम कहते हैं वही बात कि एसिड अगर स्ट्रांग होना है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल हो। कॉन्जुगेट बेस आप बनाने जाओगे तो हम करेंगे भाई HCO- और यहाँ पे CH3CO-। तो अब इसमें क्या है, H लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। CH3 अपने प्लस आई से क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा होगा, इसको और अनस्टेबल बना रहा होगा। अनस्टेबल बना रहा है तो ये क्या है, वीक एसिड अपना हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई रोल आया क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी, डाइमराइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। तो क्या भाई बेंजीन में एसिटिक एसिड डाइमराइज होता है? बिल्कुल होता है। क्या बनता है भाई, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और डाइमराइज करवा रहे हैं हम, तो ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये आपका OH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरीके से बच्चों डाइमराइज करता है, तो उसके लिए भी क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है, आप देख सकते हो। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शंस हो गए बच्चों वो हो जाएंगे A, B एंड D। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या बोला गया है, इन ए गैल्वेनिक सेल। बाय द वे क्वेश्चन काफी अच्छा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है, बिल्कुल थ्योरी पे है और आपके मतलब जो है सारे दिमाग के तार खोल देता है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्ड ब्रिज आपका काफी अच्छा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा एक्चुअली वो क्यों यूज करते हैं, क्या मतलब है, क्या नहीं है, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इन ए गैल्वेनिक सेल द सोल्ट ब्रिज, अब उसके बारे में पूछ रखा है क्या सही है क्या गलत है। ऑप्शन दिए गए हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन सेल रिएक्शन, स्टॉप द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। ये सारी बातें हैं, समझते हैं। भाई मान लीजिए आपके पास भाई ये रहा आपका एनोडिक डिपार्टमेंट, ये रहा कैथोड वाला, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये रहा इलेक्ट्रोड और ये रहा इधर का इलेक्ट्रोड, ये आपका सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे, और इधर की तरफ आपका बच्चों ये सॉल्यूशन है, और ये हमने सोल्ट ब्रिज इसमें लगा रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या है अपने पास भाई, मान लीजिए तो हमने कहा ये कैथोड है, तो ये आपका जिंक हो गया और उनको जोड़ दिया, ठीक है, ये सब छोड़िए अभी। तो जिंक और ये आपका ZnSO4, ठीक है, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, इधर सॉल्यूशन में है CuSO4 का। अब क्या हो रहा होगा भाई, जैसे जैसे आपकी सेल रिएक्शन चलेगी तो आपका जिंक जो है ये Zn2+ बन के सॉल्यूशन में बढ़ते जाएंगे, और यहां से CuSO4 से Cu2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu अपने इस इलेक्ट्रोड पे बच्चों जमा होते जाएंगे। तो बेसिकली एनोड पे आप बात करोगे तो आपका जिंक जा रहा है Zn2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यही 2 इलेक्ट्रॉन लेके आपका Cu2+ जो है बच्चों वो क्या कर रहा है, आपका Cu बन के इस इलेक्ट्रोड पे जमा होते जा रहा है। तो अब सल्फेट तो उतने ही है, लेकिन आपके Zn2+ क्या है बच्चों, सॉल्यूशन में बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और विद टाइम क्या बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो CuSO4 में से क्या है, Cu2+ निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड पे जमा हो रहे हैं, और सल्फेट आपकी इस वजह से, अब सल्फेट बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि Cu+ कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बढ़ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सल्फेट ज्यादा होते जा रहे हैं, यहाँ पे Zn2+ ज्यादा होते जा रहे हैं। अब एक टाइम के बाद क्या होगा, आपके सॉल्यूशन में इतने सारे Zn2+ हो जाएंगे कि यहां से जिंक क्या है, Zn2+ बन के जब आना चाहेगा तो उसको ये आने नहीं देंगे। तो ऑलरेडी इतना ज्यादा पॉजिटिव है इसमें, वो उसको आने नहीं देंगे। तो कुछ टाइम बाद आपकी बच्चे सेल रिएक्शन क्या है, रुक जाएगी, और इसी वजह से क्या होता है, आपकी सेल रिएक्शन रुक जाएगी, इसीलिए अपन यूज करते हैं सोल्ट ब्रिज का।
ठीक है। सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, उसमें मान लीजिए कोई KCl टाइप के उसमें आयंस है K+Cl-, ठीक है। इधर क्या ज्यादा हो रहे हैं Zn2+, तो Cl- इधर आएंगे, ठीक है। और इधर क्या ज्यादा हो रहे हैं सल्फेट, तो इधर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए मतलब इन सल्फेट को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा आपका प्लस वाला, मतलब K+ आएंगे इधर की तरफ। तो इस वजह से क्या आपका ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए अगर Zn2+ इधर आ रहे हैं, सर्किट आपको कंप्लीट करना है, मान लीजिए आपके पास सोल्ट ब्रिज नहीं है, तो इस Zn2+ को क्या है उधर जाना है। अब इतना आसान नहीं है कि ये उधर चला जाए, अपन ने सोल्ट ब्रिज लगाया और अपना सर्किट कंप्लीट हो गया और ठीक है। और जो अपनी भाई कुछ टाइम बाद सेल रिएक्शन रुकने वाली दिक्कत थी, वो दिक्कत भी अपनी क्या हो गई बच्चों यहाँ पे दूर हो गई है। तो अब इसका ध्यान, अब इसने क्या कहीं पे भी इन जो आपकी रिएक्शन हुई ओवरऑल, जो ये कैथोड पे एनोड पे, क्या इनमें कुछ इसने योगदान दिया, क्या कहीं कुछ डिस्टर्ब किया, नहीं, ठीक है। तो केमिकली इसने कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है। आप सेल रिएक्शन लिखते भी हो तब बेचारे केवल इसके दो डंडे आते हैं ऐसे, बाकी को मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो डज नॉट पार्टिसिपेट केमिकली इन सेल रिएक्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखिए, स्टॉप्स द डिफ्यूजन ऑफ आयंस फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, क्या इसने ये काम किया है, नहीं, मतलब ये काम करवाने के लिए तो मैं इसको नहीं लाया था, ठीक है। मैं लाया था कि मेरी सेल रिएक्शन रुक रही थी, इधर Zn2+ बढ़ रहे थे, सल्फेट उधर बढ़ रहे थे, तो मैं कोई है ना आयनिक कंपाउंड लेके आया और वो सॉल्यूशन है और भाई इधर पॉजिटिव वाला चला गया, इधर नेगेटिव वाला चला गया और मेरी सेल रिएक्शन क्या कंटिन्यूअस चल रही है, सर्किट मेरा पूरा हो गया। लेकिन क्या ये Zn2+ का इधर से इधर फ्लो रोक सकता है? हो सकता है भाई, बहुत लॉन्ग रन में अगर आपकी सेल रिएक्शन चलती रहेगी तो बच्चों फाइनली आपके Zn2+ के इधर से उधर जा भी सकते हैं, तो ये रोक नहीं सकता उनका डिफ्यूजन। तो ये ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर द अकरेंस ऑफ सेल रिएक्शन, क्या जरूरी है ये? अब यहां पे क्या है, जेई ने मान लिया कि भाई आपने ये टिक किया है तो भी सही है, नहीं किया है तो भी सही है। वैसे मोस्ट करेक्ट क्या अगर हम बात करना चाहें, क्या जरूरी है सोल्ट ब्रिज सेल रिएक्शन के लिए, तो जवाब है नहीं। जहां पे अगर मान लीजिए आपके पास एक ही क्या है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, आपके पास दो क्या है इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब दो जो सॉल्यूशन है ZnSO4 CuSO4, मान लीजिए आपके पास केवल एक ही सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक, जैसा लेड एसिड बैटरी में आपके पास होता है, तो अगर आपके पास सॉल्यूशन ही है तो दिक्कत ही खत्म हो गई ना यार, तो मुझे चाहिए ही नहीं और मेरी रिएक्शन भी होती रहेगी, तो वहां पे मुझे नहीं चाहिए सोल्ट ब्रिज। तो क्या ये जरूरी है सेल ऑकरेंस के लिए, ये सेल रिएक्शन के ऑकरेंस के लिए जरूरी है क्या, मतलब ये नेसेसरी है, नहीं है नेसेसरी बच्चों, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। वैसे जेई ने दोनों ही सही माने थे, आपने टिक किया है तो भी ठीक है, नहीं किया है तो भी ठीक है, बशर्ते आपने ये ऑप्शन सही किया हो, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, एंश्योर्स द मिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नहीं ये तो बहुत ही गलत बात है, ये तो इनको मिलने से रोक रहा है, मिला नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो वाहियात है, तो ऑप्शन डी तो आपका गलत हो गया। जहां पे डाउट आता है वो था आपका ऑप्शन बी, जिसमें हिंट लगती है क्या मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या पूछना चाह रहा है ना मतलब, तो बी ऑप्शन थोड़ा अच्छा है बच्चों। और ऑप्शन नंबर सी जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि भाई आपका ये क्या जरूरी है या नहीं है, तो मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां पे जरूरत नहीं है आपको इसकी, ठीक है। तो ये वाला बच्चों आपका ऑप्शन क्या है गलत है। या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, सोल्ट ब्रिज ना लगा के आपको ऐसी पोरस मेम्ब्रेन लगा सकते हो। आपके दो सॉल्यूशन हैं भाई, ये मान लीजिए मेरे पास एक ही कंपार्टमेंट है और यहाँ पे मैंने एक मेम्ब्रेन लगा ली, इधर मेरा ये हो गया इलेक्ट्रोड एनोड वाला मान लीजिए और ये कैथोड का हो गया और इसके अंदर सॉल्यूशन है। तो अब ये पोरस मेम्ब्रेन क्या है, ये मान लीजिए आयंस के फ्लो को क्या है बच्चों अलाउ कर देती है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स होने नहीं देती है, तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने सोल्ट ब्रिज यूज नहीं किया तब भी क्या आपकी सेल रिएक्शन बच्चों यहाँ पे होगी, तो जरूरी नहीं है आप सोल्ट ब्रिज यूज करो। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, तो वैसे तो ए सही है, लेकिन जेई ने ए और ए एंड सी ये दोनों ही सही माने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, मेटलर्जी से है और ये वाला टॉपिक जेई को इतना फेवरेट है ना, मतलब हर 2 साल में एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो ये वाला तो आपको मेटलर्जी में अच्छे से करना है, हर एक रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाला आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर 2 साल में तो 100% जेई जो है एक क्वेश्चन इस पे पक्का पूछती है। तो कॉपर पाइराइट से अपने को कॉपर निकालना है, अब उसी में कभी बेसमराइजेशन में कुछ पूछ लिया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में भी फ्लोटेशन भी आएगा सल्फाइड का हो रहा है तो, या फिर मान लीजिए उसने पूछ लिया कहां पे पार्शियल रोस्टिंग का कुछ पूछ लिया, यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन का क्वेश्चन आ गया है, तो कुछ ना कुछ जेई इससे पक्का पूछती है। तो ये आपको जो कॉपर की मेटलर्जी वाला है कॉपर पाइराइट से, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई अपॉन हीटिंग विद Cu2s द रिएजेंट्स दैट गिव कॉपर मेटल इज आर। तो सेल्फ रिडक्शन की बात हो रही है, अगर आपको नहीं चमक रहा है तो अपने पास क्या होता है भाई, कॉपर पाइराइड होता है, ठीक है। स्टार्टिंग से बात नहीं करेंगे अपन, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। CuFeS2 होता है, पार्शियल रोस्टिंग कराते हैं, ठीक है। आपका यहां से क्या है SO2 वगैरह निकल जाता है, फाइनली आपको यहां से कॉपर मेट मिलता है, अपने को यहां से कॉपर मेट मिलता है,
Cu2S जो 98% प्योर होता है। इसमें थोड़ी सी बच्चों है ना FeS की इंप्योरिटीज होती हैं। दोबारा हम क्या करते हैं इसका बेसमराइजेशन में भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपका जो FeS वाला होता है वो इस पार्ट में भी जो FeO में कन्वर्ट होगा उसको स्लैग बना के SiO2 के साथ रिएक्शन करवा के FeSiO3 बना के निकाल देते हैं, और यहां से फिर आपका Cu2S पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कुछ आपका Cu2O बनता है, और फिर Cu2S और Cu2O रिएक्शन करके सेल्फ रिडक्शन होता है बच्चों, आपका SO2 बन जाता है और कॉपर मेटल मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने रट लिया कि यार Cu2S और मान लीजिए Cu2O ही बनता है तो आपका गलत हो जाएगा, जरूरी नहीं है Cu2O, वहां पे समझने की कोशिश कीजिए। एक आपके पास क्या है सल्फर, एक में आपके पास सल्फर है इधर, एक में आपके पास ऑक्सीजन है, तो वहां से SO2 निकल जाएगी और बाकी मेटल आपको कॉपर मेटल मिल जाएगा। तो ये पूछा है कौन कौन कॉपर मेटल दे सकता है, तो भाई मान लीजिए आपके पास CuO है और उसका Cu2S के साथ हुआ, मान लीजिए आपके पास Cu2O है उसका Cu2S के साथ हुआ, मान लीजिए आपके पास CuSO4 है और उसका Cu2S के साथ हुआ, तो क्या होगा भाई अगर यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है सब में SO2, यहाँ पे कुछ प्लस प्लस आता रहेगा लेकिन SO2 मुझे मिल जाएगी, बस केवल रेशियो बदल जाएंगे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे SO2 निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2 कर लीजिए, तो 2 और 2 क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4Cu प्लस SO2 निकल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर लीजिए तो 2 2 4 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6Cu प्लस SO2 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा SO2 के आपने 2SO2 निकाल दीजिए और क्या बच जाएगा आपके पास 3Cu बच जाएगा। तो तीनों ही जहां पे ऑक्सीजन है वो तीनों ही बच्चों आप क्या दे सकते हैं, कॉपर दे सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा B, C एंड D, तो इसके हो जाएंगे B, C एंड D। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28, क्या बोला गया है, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज आर। ठीक है, तो भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, क्या पूछा गया है, तो H3BO3 के बारे में इन्होंने कुछ बातें हमसे पूछ ली हैं। तो पहले तो पूछ रहे हैं भाई H3BO3 जो है आपका ये बिहेव्स एज ए वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन। तो भाई क्या अब इसमें क्या आधी बात सही है आधी गलत है, तो स्टेटमेंट तो गलत ही है। तो भाई क्या सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है, जी नहीं। भाई देखिए आपके पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास है H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, वाटर के साथ रिएक्शन हुई, और क्योंकि भाई अब ये है क्या बेसिकली, तो आपके पास बोरॉन है OH OH और आपके पास OH, तो इसके पास एक अभी भी बच्चों क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, वो वाटर से इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करता है अपना, वो वहां से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है बेसिकली, तो ये एक OH माइनस एक्सेप्ट करेगा यहां से। ठीक है, वाटर जो है इस वैकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर देगा, बेसिकली क्या होगा, तो आपका यहां से जो ये B है इसके साथ आप ऐसे समझिए 3 OH OH थे, ये H2O, ठीक है, इसने अपना लोन पेयर दिया, इसमें प्लस आया तो इसने H प्लस निकाल दिया, और आपके पास जो यहां पे बन गया वो बन गया BOH4 माइनस प्लस H3O प्लस। तो हाँ ये बिहेव कर रहा है एक एसिड की तरह, लेकिन खुद का इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ है, बल्कि वाटर जो है उसका आयनाइजेशन हो गया है। इसने बल्कि क्या किया है भाई, इसने अपने वैकेंट ऑर्बिटल में से लोन पेयर लिया, OH को एक्सेप्ट किया, तो इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये वाली बात क्या है, गलत है। ड्यू टू सेल्फ आयनाइजेशन गलत है, तो ऑप्शन ए हो गया बच्चों यहाँ पे गलत। ऑप्शन नंबर बी देखिए, एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस अपॉन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है भाई अपना, ये है भाई CH2 यहाँ पे OH और OH, तो कह रहे हैं यार इसका एडिशन कर देंगे तो क्या है इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी एक्वस सॉल्यूशन में। क्या होता है भाई, जो आपके पास ये है बच्चों, है ना, तो आपके पास है B OH OH, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका OH हो गया, ये OH कुछ इस टाइप से यहाँ पे माइनस है। जैसे ही आप इसका एडिशन करेंगे इस सॉल्यूशन में तो क्या होगा भाई, यहां से OH C और यहाँ पे OH, और यहां से बच्चा आपका वाटर निकल जाता है। तो उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स आपके पास बन रहा है वो सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, OH तो ये वाटर निकला, ये वाटर निकला, इसकी वजह से जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा, उस कॉम्प्लेक्स की वजह से, अब कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे रिंग बन गई है तो ये स्टेबल बन जाता है, उसकी वजह से बच्चों क्या है आपका, आप ऐसे समझ लीजिए आपने इसको हटा के ये बना दिया एक कॉम्प्लेक्स, तो रिएक्शन आपकी ऑटोमेटिकली बच्चों आगे आएगी। लीचेट लेयर के हिसाब से भी है ना, एक अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, तो इसलिए इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि रिएक्शन आगे आएगी तो H3+ का कंसंट्रेशन भी तो बढ़ेगा, और अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब आपका क्या हो रहा है बच्चों, pH कम हो रही है, एसिडिटी आपकी बढ़ रही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो जिस कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं,
कि BOO, ठीक है, और यहाँ पे भी भाई OO, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये दो रिंग्स जो हैं वो ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो भाई मतलब कहने का मतलब है ये अंदर कर लीजिए, इसको ऐसे बाहर कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एसिडिटी आपकी बिल्कुल बढ़ जाएगी ऑन एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H3BO3। ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हैज 3D स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब 3D स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब किसमें क्या है, आधा स्टेटमेंट सही है आधा गलत है बच्चों। तो कौन सा सही है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन स्ट्रक्चर बच्चों 2D होता है, 3D नहीं होता। अगर आप देखना चाहें तो क्या होता है भाई, ये आपका बोरॉन, ठीक है, इसका तुम लगा दिया, ये मान लीजिए OH, ठीक है, OH, ये आपका H3BO3 रहा, और ये भाई दूसरा B, ठीक है, OH, यहाँ पे हो गई बॉन्डिंग, और ये OH यहाँ पे हो गई बॉन्डिंग, एक और OH, कुछ इस तरीके से फिर केमिस्ट्री चलती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आपकी हेक्सागोनल रिंग्स बन रही हैं, सही बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्ट्रक्चर बच्चों 3D नहीं है, 2D है। क्यों? क्योंकि आपका भाई जो ये है, यहाँ पे क्या हो रही है कि भाई आपकी पी पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से बच्चों क्या है, ये स्ट्रक्चर आपका एक लीनियर बोलेंगे, मतलब एक ही प्लेन में है आपका स्ट्रक्चर, ये ना कि ये 3D है। तो 2D स्ट्रक्चर है ना, लीनियर नहीं है, 2D स्ट्रक्चर आपका, 3D स्ट्रक्चर ये नहीं है, एक ही प्लेन में है। तो ऑप्शन सी बच्चों आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। तो भाई क्या वाटर में वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेव करता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जितने आपके वीक एसिड होते हैं, वीक बेस होते हैं बच्चों, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है भाई, ये रिएक्शन है, ठीक है, I माइनस प्लस Cl3 माइनस प्लस H2SO4 गोइंग टू Cl माइनस प्लस HSO4 माइनस प्लस I2। बताना है भाई कौन कौन सा इसके बारे में क्या स्टेटमेंट सही है। सिंपल रिडक्स का क्वेश्चन है बच्चों, बैलेंसिंग हमें क्या है यहाँ पे करनी है ना। तो पहला ऑप्शन है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6, I माइनस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है। देखिए बैलेंसिंग करते हैं पहले, तो हम कह रहे हैं यार यहाँ पे जो है आपका क्लोरीन +5 में था, +5 से चला गया है बच्चों -1 में, तो यहाँ पे 6 का चेंज है। यहाँ पे आयोडीन -1 से चला गया है 0 में, यहाँ पे 1 का चेंज है। तो हम क्या करेंगे भाई, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बेसिकली, मतलब जो जिसमें 6 का चेंज है उसको 1 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें 1 का चेंज है उसको 6 वाले से। तो हमने कहा I माइनस प्लस ClO3 माइनस, और वो जा रहा है I2 प्लस Cl माइनस, तो इसको कर दिया बच्चों 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 2 6, ठीक है। और अब चार्ज बैलेंस आप करने जाओगे तो 6 माइनस -7 है, इधर में -1 है, तो प्लस क्या कर देंगे 6H प्लस। लेकिन आपको जो आंसर दिया गया देखिए उसमें HSO4 माइनस भी इंक्लूडेड है, तो हम क्या करेंगे भाई 6H प्लस है, इधर में आप क्या कर दीजिए प्लस 6HSO4 माइनस कर दीजिए, तो प्लस इधर भी कर देंगे आप 6HSO4 माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ किया है। और यहां से ये 6H प्लस और ये मिलके H2SO4 बना लेंगे, तो फाइनल जो आपके पास आ गई है वो आ गई है I माइनस प्लस कितने I माइनस 6 प्लस ClO3 माइनस प्लस 6H2SO4, और वो जा रही है बच्चों 3I2 प्लस Cl माइनस प्लस 6HSO4 माइनस, ठीक है। आपके पास ये आ गई है। अब देख लीजिए बैलेंसिंग की बात आप करोगे तो चार्ज तो बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है क्या, तो हाइड्रोजन में हम बोल रहे हैं यार 6 2 12 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितने बच्चों 6 हैं, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देंगे 3H2O, तो 12 हाइड्रोजन हो चुके हैं। ऑक्सीजन की आप बात करोगे तो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 4 जा 24, तो 6 4 24 यहाँ पे और 3 यहाँ से आ गए, तो हमने कहा इक्वेशन पूरी तरह बैलेंस्ड है। अब देख लीजिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस 6 है, ये वाला ऑप्शन सही है ना। यहाँ पे देखो बच्चों 6 ही आया है, तो ये सही है। I माइनस ऑक्सीडाइज हुआ है क्या, -1 से 0 में गया है, सही बात, ऑक्सीडाइज हुआ है। सल्फर रिड्यूस हुआ है क्या, नहीं, तो ये बकवास है, +6 से +6 में सल्फर का कोई रिडक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, रिड्यूस यहाँ पे क्लोरीन हुआ है। और H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, सही बात है भाई, H2O प्रोडक्ट में अपने पास आ रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे हो गए बच्चों वो हो गए A, B एंड D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला गया है, द पेयर ऑफ रिएजेंट्स दैट यील्ड पैरामैग्नेटिक स्पीशीज इज आर। तो भाई पहला है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, क्या ये पैरामैग्नेटिक देता है भाई, अपने को ये तो याद है ही कि भाई बिल्कुल ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बच्चों शो करता है। क्या होता है भाई नॉर्मली देखिए स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो अगर आप सोडियम की वाटर वगैरह से रिएक्शन करवाते हो तो वाटर जो आयनाइज होता है वो होगा भाई OH माइनस में प्लस H प्लस में, लेकिन इसका K जो है आयनाइजेशन का वो कंपैरेटिवली ज्यादा है अमोनिया से।
तो यहाँ पे आपको H+ ठीक ठाक मिल जाता है। सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देगा आपको Na, जो Na+ और इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन और H+ मिलकर आपको H2 गैस दे देते हैं, लेकिन इसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। तो इसका जो K है वो वाटर वाले की कंपैरिजन में बहुत कम है। तो NH2 जो है वो आयोनाइज होके जाएगा, NH3 जो है वो आयोनाइज होके जाएगा NH2- प्लस H+ में, लेकिन जो H+ का कंसंट्रेशन है बच्चों यहाँ पे बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स को जो है पर्याप्त H+ नहीं मिल पाते हैं, H2 रिलीज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपका Na+, जो आपका Na है वो आपका क्या हुआ भाई, वो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन उसने दिया, तो यहाँ पे जो Na+ है उसके आजू बाजू और आपका इलेक्ट्रॉन, इनके आजू बाजू क्या बच्चों, अमोनिया अट्रैक्ट होते हैं और वो इनको घेर लेते हैं। तो आपको जो Na+ मिलता है वो बच्चों क्या होता है, ये सॉल्वेटेड, ये आपका Na+, और तो क्या करेगा बच्चों ये, और ये बच्चों आपका क्या करेगा, ये रहा अमोनिया। कुछ इस तरीके से क्या है, ये इसके आजू बाजू इस तरह से अमोनिया लग जाते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉनिक बच्चों क्या है, सॉल्वेटेड रहता है, मतलब आपका ये रहा, और इस तरह से बच्चों इसमें क्या है, अमोनिया के वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मिलते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्वेटेड रहते हैं वो इस तरह से अमोनिया में, है ना। कलर भी सॉल्यूशन में देखने को मिलता है अपने, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कलर एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, उसकी वजह से आपको, है ना, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, उसकी वजह से आपको बच्चों कलर देखने को भी सॉल्यूशन में मिलता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर सकते हैं, सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम भाई, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। वो अलग बात है आप क्या, और अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, अमोनिया का बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो कैसे कैसे बिहेवियर चेंज होता है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, फिर बाद में और इंक्रीज करता है, वो सारे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि दिस प्लस दिस वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा या नहीं। तो हमने कहा बिल्कुल शो करेगा। सॉल्वेटेड जो है बच्चों अपने पास Na+ और अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे होते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। एक्सेस ऑफ O2 और K, तो क्या बनेगा भाई यहाँ पे, तो बच्चा ये सिंपल बनाएगा KO2, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास O2- है, सुपर ऑक्साइड है। O2- क्या पैरामैग्नेटिक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बच्चों ओड है तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही, 8 दूनी 16 और 1 17, तो हमने कहा ये भी पैरामैग्नेटिक है। कॉपर और उसके साथ बच्चों क्या है, डाइल्यूट HNO3। अगर आपको ये रिएक्शन याद हो, है ना, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं और इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। तो हमने कहा कॉपर और भाई कॉन्सेंट्रेटेड रहता तो कुछ और देता, डाइल्यूट है तो बच्चों क्या है कुछ और, जो HNO3 किसी और में रिड्यूस होगा, तो हमने कहा कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, ये जो आपको देता है बच्चों, तो कॉपर बना लेता है CuNO3 ट्वाइस, प्लस आपको बच्चों यहां से मिलता है क्या, NO मिल जाता है। ठीक है, अब अगर आप NO को देखो तो इसमें भी क्या है बच्चों, आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 7, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक तो होगा ही ये, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही है। लास्ट बचता है कौन सा, O2 विद 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। भाई ये क्या वाला है, तो बच्चों ये H2O2 प्रिपरेशन में काम में आता है अपने को। तो जो जिसकी बात कर रहे हैं ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, तो एंथ्रासीन तो आपको याद होगा, ये रहा 2 पे इथाइल लगा दिया और यहाँ पे OH OH, और इसकी रिएक्शन बच्चों अगर आप O2 से करवाओगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या बनाता है, इसके पास थी 3 रिंग, ये लगा दी हमने 3 रिंग, इधर था इथाइल ग्रुप लगा दिया एज इट इज, ये रहा, तो ये डबल बॉन्ड O बना लेता है, प्लस आपको मिलता है बच्चों H2O2। तो इनमें से क्या है, कोई भी स्पीशीज जो है अपनी बच्चों पैरामैग्नेटिक नहीं है, है ना। H2O2 प्रिपरेशन में ये वाला काम में आता है, तो ये वाला क्या है आपको पैरामैग्नेटिक स्पीशीज नहीं देगा। बाकी तीनों केसेस भाई, सोडियम लिक्विड अमोनिया, या फिर आपका यहाँ पे सुपर ऑक्साइड बन रहा है, या फिर जो कॉपर डाइल्यूट HNO3 वाला केस है, तीनों ही केसेस बच्चों आपको क्या मिलती है, यहाँ पे आपको पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो हमारे कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन A, B एंड C। और यहाँ पे बच्चों अपना कौन सा सेक्शन समाप्त होता है, सेक्शन 1, जिसमें हमारा 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप के क्या क्वेश्चंस थे। अब हम चलेंगे सीधा इंटीजर टाइप की तरफ, जहां पे हमारे पास 10 आसान मिक्स, तो थोड़े टफ भी हैं थोड़े आसान भी हैं, ना। कंपैरेटिवली सेक्शन ठीक ठाक है वो, तो उस वाले सेक्शन को हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। बच्चों सेकंड सेक्शन का पहला क्वेश्चन देखिए, जो इंटीजर टाइप अपना सेक्शन है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्या पूछा गया है भाई, कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, मॉलिक्यूलर वेट कितना गिवन है कीटोन का, 100। क्या बोला गया है, ऑल दीज आइसोमर्स आर इंडिपेंडेंटली रिएक्टेड विद NaBH4 नोट
स्टीरियो आइसोमर्स आर आल्सो रिएक्टेड सेपरेटली। भाई मतलब है इसके अपने को मॉलिक्यूलर वेट 100 जो है उस कीटोन के, है ना, अपने को क्या करवाना है, जितने भी आइसोमर्स होंगे चाहे वो स्टीरियो आइसोमर्स ही क्यों ना हो, उनकी अलग अलग क्या है बच्चों NaBH4 से रिएक्शन करवानी है। मतलब सबको सेपरेटली रिएक्ट करवाया गया है NaBH4 से, और बोल रहे हैं कितने कीटोन होंगे जो अपने को रेसिमिक प्रोडक्ट यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो अपने को ये बताना भाई कितने कीटोन रेसिमिक प्रोडक्ट देंगे। बच्चों देखिए क्या होगा भाई, क्या क्या बन सकता है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या मॉलिक्यूलर वेट 100 पहले ये तो पता लगे क्या है भाई, कीटोन बोल रहे हैं देखिए, तो 100 हमें पहुंचाना है भाई। कीटोन किस टाइप का होगा, तो हम कह रहे हैं यार CnH2n, कीटोन बनना है मतलब डबल बॉन्ड तो आएगा, तो एक डी वहां पे कम हो गई, मतलब CnH2n+2 नहीं होगा, H2n बस होगा, और एक ऑक्सीजन आएगा। इसका मास होना चाहिए कितना बच्चों 100। तो हमने कहा भाई 12n और यहाँ पे इसका हो जाएगा 2n + 16, तो शुड बी इक्वल टू 100, तो अपना 14n शुड बी इक्वल टू 84, तो n शुड बी इक्वल टू 6। ठीक है, मुझे मतलब यार कार्बन कितने हैं 6, तो अब 6 कार्बन से आप कैसे कैसे कीटोन बना सकते हो। मैंने कहा यार 6 के 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएं, या मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आएगा तो सेम बात है, ठीक है, इस वाली यहाँ पे आएगा तो सेम बात है। तो मैंने कहा 5 में इतनी पॉसिबिलिटी है, मतलब 6 एक ही चेन में हो तब ये पॉसिबिलिटी है। अगर आप 5 लेके चलोगे 1 2 3 4 5, तो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा सकते हो, CH3 यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे जब आप CH3 लगाओगे तो ये वाला बच्चों क्या है, स्टीरियो सेंटर है, मतलब इसका R भी होगा S भी होगा, लेकिन हमें सेपरेटली रिएक्ट करवाना है NaBH4 से। तो मैंने कहा अगर ये R है, ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये R है, और इसका जो भाई होगा दूसरा वाला 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे C, ये मान लीजिए S है। ठीक है, हम सेपरेटली रिएक्ट करवाएंगे, इतने बन सकते हैं। और भाई 5 में और क्या पॉसिबिलिटी है, अगर पांचों एक चेन में आ रहे हैं, 5 कार्बन एक चेन में, और फिर छठा जो है एक मिथाइल ग्रुप ब्रांच है, तो हम कह रहे हैं और क्या बन सकता है भाई, इस केस में पॉसिबिलिटी है कि भाई 1 2 3 4 5 और मिथाइल चला जाए यहाँ पे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। क्या ऐसा हो सकता है भाई, अब 4 में करें 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे मिथाइल, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बच्चों एक केस और बचता है आपका, कौन सा, जब 5 में हमने कौन सा केस छोड़ दिया भाई 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड यहाँ पे ना होकर बच्चों कहां पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और फिर आपका चेन जो मिथाइल है बच्चों यहाँ पे जाएगा। ठीक है, बस ये एक केस बनेगा क्योंकि यहाँ पे लगाओ सेम बात है, हाँ? और ये कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप सेम हैं, यहाँ पे 4 अलग अलग ग्रुप थे, इसलिए ये बच्चों कायरल सेंटर अपना बन रहा था। तो हमने कहा इतने पॉसिबल केसेस हैं, और सबको इंडिपेंडेंटली आप रिएक्ट करवाओगे NaBH4 से, तो क्या करेगा भाई, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कीटोन को रिड्यूस करेगा बच्चों अल्कोहल में, तो रेसमिक कौन कौन देगा, तो हमने कहा भाई OH बनेगा, OH बनते ये बच्चों क्या आएगा, आपका कायरल सेंटर आएगा, तो R भी बन सकता है, S भी बन सकता है, रेसमिक देगा क्या देगा, यहाँ पे भाई ये क्या बन जाएगा OH, OH बनते ये आएगा कायरल, रेसमिक R भी हो सकता है, S भी देगा। यहाँ पे बच्चों क्या है, ये OH बनेगा, तो हम कह रहे हैं यार जैसे ये OH बनेगा, तो अब बच्चों ये भी आपका कायरल है, तो ये भी R डैश हो सकता है या फिर S डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए R तो ऑलरेडी था, तो 2 केस बन रहे हैं यहाँ से, R डैश और R S डैश। तो अगर आप देखो तो ये दोनों क्या एक दूसरे के एनांटियोमर हैं, नहीं है यार, ये डायस्टीरियोमर है। R डैश की जो मिरर इमेज होती वो होती S डैश, लेकिन R तो फिक्स है ना यार, आपकी यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है, NaBH4 यहाँ पे मैकेनिज्म करके इसको रिड्यूस करेगा, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये ऐसा ही रहेगा, इसलिए आपको बच्चों डायस्टीरियोमर मिलेंगे ना कि रेसमिक, ये हो गया गलत। इसकी बात करोगे सेम केस इसमें आएगा, 2 केस बनेंगे R डैश या फिर S डैश, ये दोनों भी डायस्टीरियोमर हैं, तो वो भी नहीं देगा। यहाँ पे आप बात करोगे तो ये OH बनेगा, ये कायरल सेंटर है, RS देगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। यहाँ पे बात करोगे ये OH बनेगा, कायरल सेंटर है, ये भी देगा, और यहाँ पे बात करोगे बच्चों तो ये OH बनेगा, ये सेंटर कायरल है, तो हमने कहा ये भी रेसिमिक देगा। तो 1 2 3 4 5 टोटल जो कीटोन्स NaBH4 के साथ रिएक्ट करने पे आपको रेसिमिक प्रोडक्ट देंगे वो कितने हैं, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा गया है, भाई इतनी सारी आपको बच्चों कंपाउंड दे दी गए हैं, बोल रहे हैं इनमें से कितने कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर शेप के हैं। ठीक है, तो अपने को स्क्वायर प्लेनर देखने हैं। पहला देखिए XeF4, तो XeF4 में भैया अगर आप बात करो ज़ीनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस में, 8, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 लोन पेयर। तो कैसे अरेंज करेंगे, तो भाई 2 लोन पेयर हैं और 4 बच्चों क्या हैं, तो हमने कहा ये तो आसान है भाई, ये लो, ये रहा xenon
ये रहे 4f, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, f f f f स्क्वायर प्लेनर है, बिल्कुल है। तो पहला वाला ऑप्शन तो बच्चा आपका क्या है, सही है। दूसरा देखिए SF4, SF4 की आप बात करोगे भाई, उसके पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 4 बॉन्ड बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर बचा। एक लोन पेयर मतलब ये आपका सल्फर 1 1 1 1, ये रहा लोन पेयर। तो हमने कहा यार ये जो है आपका ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है ना, ये बच्चों सीसो शेप का है, तो ये तो बच्चों हो गया गलत। ऐसा ही F4 की बात करोगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बन गए, तो हमने कहा वो टेट्राहेड्रल है, वो आपका स्क्वायर प्लेनर कैसे हो सकता है। और सेम केस बच्चों आपका किसका होगा, BF4 माइनस का। भाई बॉन्ड के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ लीजिए माइनस की वजह से 4 बन गए और 4 बॉन्ड बनेंगे, तो वो बच्चों क्या है आपका टेट्राहेड्रल है, ना कि स्क्वायर प्लेनर। BrF4 माइनस, तो हमने कहा यार ब्रोमीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये एक माइनस आया, 8 मान लीजिए, है ना, तो 8 ही सेम केस बन गया ज़ीरोन वाला, भाई 8 हो गए, 4FF, तो ये तो हो गया स्क्वायर प्लेनर। अब बचे 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। देखिए कॉपर का कॉम्प्लेक्स है NH3 2+, तो हम कह रहे हैं यार कॉपर जो होता है बच्चों क्या होता है आपका, अगर आप कॉपर को देखो तो भाई, तो हम कह रहे हैं आपके पास कॉम्प्लेक्स है Cu NH3 2+। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्राउंड स्टेट में, हम कह रहे हैं वो होगा 3d9 4s2, ठीक है। 2+ किया मतलब क्या बचा बच्चा आपके पास बचा 3d9, और d9 बनाओगे आप, अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो आप 1 2 3 4 5, तो d9 में मैंने कहा है पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा d9 के बाद बच्चों एक ऐसा आएगा, कुछ p आएंगे, है ना, फिर दोबारा अगला वाला d आएगा, बला बला। लेकिन अब अगर इसको स्क्वायर प्लेनर होना है, देखिए यार 4 लिगेंड है मतलब या टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होने के लिए इसको ये अंदर वाला D लेके DsP2 बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इस इलेक्ट्रॉन को बच्चों उठा के यहां भेजना पड़ेगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि ये आपका बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपका यहाँ पे अमोनिया है, तो इस भाई साहब को यहां भगाया हमने, DsP2 बनाया, स्क्वायर प्लेनर। आंसर होगा क्या? बिल्कुल होगा FeCl4 2-। अच्छा हम कह रहे हैं यार FeCl4 2- को देखिए, तो FeCl4 2- ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा आयरन का 3d6 4s2, 2+ करोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 आ रहा है भाई, 2- पर कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ पे -4 क्लोरीन का प्लस बनेगा तो +2 आएगा। +2 करोगे तो क्या बचेगा, ये 2 वाले गए, बचा 3d6, और 3d6 को अगर आप करोगे तो हमने कहा यार D में 6 क्लोरीन तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो भाई ये रहा D6 करोगे तो वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं हो पाएगी, और ये रहा आपका D6, और पेयरिंग नहीं होगी तो ये बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता, आउटर ऑर्बिटल बनेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल नॉट स्क्वायर प्लेनर, गलत। और आपका COCl4 2-, कोबाल्ट बच्चों आपका 2+ में है। कोबाल्ट का अगर आप ग्राउंड स्टेट में बात करोगे तो हमने कहा यार, तो कोबाल्ट का होता है क्या, यही कर लेते हैं आयरन वाले के साइड में, तो हमने कहा अगला केस है भाई क्या, CO, ठीक है। तो 3d7 होता है, +2 करोगे 3d7 बचेगा, अगेन क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ये भी बच्चों आउटर ऑर्बिटल, हाँ मतलब इसमें भी क्या है sp3 होगा, अंदर वाला D यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। लास्ट बचता है प्लेटिनम Cl4 2-। अब एक बात देखिए, प्लेटिनम कहां आता है भाई आपका, निकल पैलेडियम प्लेटिनम, तो हम कह रहे हैं यार जो आपका ये कहां चला गया भाई, भाई ये 3d छोड़ो 4d 5d में चला गया, तो आपका ये है 5d8 4s2, और बच्चों आपकी जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन है, अगर वहां का एलिमेंट आपके पास है, वहां का अगर आपके पास क्या है बच्चों, एटम है, ये प्लेटिनम वहां का है, तो बच्चों क्या होगा, अगर हम कह रहे हैं भाई आपका 3d छोड़ दीजिए, 4d हो या 5d हो, फिर आपके पास क्या है, लिगेंड कोई सा भी हो, चाहे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, आपका जो हमेशा क्या बनेगा बच्चों, आपका इनर ऑर्बिटल ही बनेगा। कहने का मतलब है आपका हमेशा क्या होगा, वो अगर 4 है लिगेंड तो स्क्वायर प्लेनर ही होगा, फिर पेयरिंग होगी, फिर फर्क नहीं पड़ता कि यार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा है या वीक फील्ड लगा है। तो प्लेटिनम Cl4 2- के केस में क्या बनेगा बच्चों, आपका ये DsP2 होगा, और DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर, तो 1 2 3 1 2 3 4, और इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 4। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 प्योर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताने हैं ब्लैक कलर्ड सल्फाइड कौन कौन से हैं इनमें से, है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जिसको याद है, जिसने रटे थे उसके नंबर आ गए, जिसने नहीं रटे थे उसको नहीं आए होंगे, ठीक है। तो देखिए यार SnS2 जो है बच्चों, अब
मतलब ये काफी बेसिक है, सबको क्लास में बताया जाता है, रटाया जाता है ना, ट्रिक्स भी बताई जाती है भाई कौन सा ग्रुप के कौन कौन से कैटायन हैं ना, वो किस किस कलर की पीपीटी देंगे, ये सब अपन ने पढ़ रखा है। तो हम कह रहे हैं यार SN2 जो होता है बच्चों, ये होता है अपना येलो है, ग्रुप 2 है। MNS आपका ग्रुप 4 का रिएजेंट है ना, Mn2+। और ये बच्चों अपना क्या है, बफ कलर का होता है, बफ पिंक बोल लीजिए, है ना। तो ये भी नहीं है ब्लैक, तो ब्लैक ये नहीं है, ये नहीं है, बाकी जितने भी बचे है ना, एक ये Bi2S3 ये ब्राउनिश है ना बच्चों, ये क्या है बच्चों आपका ब्राउनिश ब्लैक, और ब्राउनिश ब्लैक है। तो जेई ने इसको जो है, अगर आपने टिक किया था तो भी सही है, नहीं टिक किया था तो भी सही है। तो जेई ने, बाकी सारे ब्लैक है बच्चों, ये सारे ब्लैक है, तो जेई ने 6 और 7 दोनों को ही सही आंसर यहाँ पे माना था ना, कि ब्राउनिश ब्लैक है तो इसको भी कंसीडर उन्होंने किया था। तो ये येलो हो गया, ये आपका पिंक बफ कलर का हो गया, ये आपका हो गया बच्चों क्या ब्राउनिश ब्लैक। तो इसको लीजिए मत लीजिए, बाकी कोबाल्ट हो, निकल हो, सिल्वर हो, लेड, कॉपर, मरकरी कुछ भी हो, सबके सल्फाइड्स ब्लैक कलर के हैं, है ना। तो एक बस रटने वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो 6 और 7 दोनों ही करेक्ट आंसर आपके इसके माने गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए अपनी केमिस्ट्री से क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स विद नॉन जीरो डायपोल मोमेंट फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर। तो इसके लिए भाई नॉन जीरो डायपोल मोमेंट के कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं। तो पहले भाई आपको क्या आना चाहिए, इस फिशर को आपको न्यूमैन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। भाई क्या कहते हैं हम, जो आपके जो वर्टिकल लाइन है ये रही है ना, इस पे जो ये है ये दोनों भाई, ये इसका मतलब क्या है कि ये आपसे दूर हैं और ये चारों क्या है आपकी तरफ हैं। मतलब आप इसको क्या समझ सकते हो, इसका मतलब कुछ ऐसा ही है कि भाई ये Cl जो है ये पीछे की तरफ है, यहाँ पे ये CH3 आगे की तरफ है, यहाँ पे ये Cl आगे की तरफ है, यहाँ पे ये Br आगे की तरफ है, ये Br भी आगे की तरफ है, और ये CH3 पीछे की तरफ है। तो इन दोनों को पीछे ऐसे, जैसे ये है अभी ये आगे है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं इनको पीछे लेके जाइए, बाकी इन चारों को आपकी तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे करके सोचना है। तो इसके आप न्यूमैन बनाओगे और फिर हम कह रहे हैं मान लीजिए हम इधर से इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो इधर से बच्चों आप इसको देखोगे तो क्या बनेगा भाई, जो फ्रंट में कार्बन आ रहा है, मैंने कहा भाई इसकी न्यूमैन बनेगी ये रही, जो फ्रंट वाला कार्बन है ये डॉट, उस पे क्या है नीचे की तरफ CH3, ठीक है, नीचे की तरफ CH3, इधर की तरफ Br ये लो, इधर की तरफ Cl, जो पीछे आ रहा है उसमें CH3 के साइड वाला Cl, CH3 के जस्ट पीछे Cl, और ये Cl के पीछे CH3 और Br के पीछे Br। तो काफी आसान है बच्चों, हमें बताना है स्टेबल। अगर आपको याद हो भाई जब हम इथेन का भी करते हैं बच्चों, ठीक है, इथेन की हम बात करें तो हम कहते हैं यार जो आपकी एक्लिप्स जो स्टेगर्ड है ना, उसके बीच में अपना कुछ इस तरह का चलता है। स्टेबल किसको बोलते हैं भाई, मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री पे है, ठीक है, फिर 60 पे आया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये गया, है ना। ये तो भाई आपकी इथेन वाली होती है, लेकिन अगर आप ब्यूटेन की बात करो तो हम कहते हैं यार पहले आपकी ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड के बाद ये फुल्ली एक्लिप्स्ड, ये आप आए बच्चों गोश पे, गोश के बाद आप गए पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर आप गए एंटी, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड, फिर आप आए गोश पे, फिर आप आए फुल्ली एक्लिप्स्ड पे। तो ऐसे स्टेबल कंफर्मर किनको बोलते हैं, जो एनर्जी मिनिमास है आपके, तो ये 3, तो आपके ये 2 गोश वाले और आपका एंटी वाला, इनको हम बच्चों बोलते हैं आपके स्टेबल कंफर्मर्स इन मिनिमास को। तो ये 3 आपके, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं यार, अब एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे वो तो स्टेबल नहीं हो सकते, उनके केस में क्या बच्चा आपके वंडरबल रिपल्शन भी मैक्सिमम होंगे, आपकी टॉर्शनल स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगी, है ना भाई। इनके अगर ये इसके जस्ट पीछे रहा, ये बॉन्ड पे है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में बच्चे रिपल्शन होंगे, तो उनको मिनिमाइज करने के लिए हम कितने पे ले जाएंगे, 60 डिग्री से रोटेट करिए, है ना। तो वो वाली फॉर्म्स ही आपकी जो आपकी गोश फॉर्म है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे जो 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 अपनी गोश फॉर्म बनेगी और एंटी फॉर्म बनेगी वो अपनी स्टेबल है। तो क्या कर रहे हैं हम, एक काम करिए, पीछे वाले को ऐसे रहने दीजिए, ये जो फ्रंट कार्बन है इसको 60 से घुमाते हैं। तो हम कह रहे हैं जब आप फर्स्ट टाइम 60 से घुमाओगे तो क्या बनेगा भाई, अभी आपके पास थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो आपके पास ये ऐसा है, पीछे वाले पे इधर है CH3, नीचे है Cl, इधर है Br। तो हमने कहा फ्रंट वाले को 60 से हमने क्लॉकवाइज घुमाया, तो Cl आया यहाँ पे, Cl यहाँ पे आया बच्चों, और क्या जाएगा भाई आपका, यहाँ पे कौन सा जाएगा, CH3 सेंटर से लेते हैं, है ना, ये रहा आपका Cl और ये रहा आपका CH3, और आपका इधर चला जाएगा बच्चों क्या, ये Br। तो इसकी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, बिल्कुल नॉन जीरो है भाई, Br दोनों इधर ही है, Cl इधर ही है, तो यहाँ पे तो डायपोल मोमेंट आपकी कैंसिल नहीं होने वाली। तो हमने कहा ये एक मिल गया नॉन जीरो वाला। अब क्या करिए आप,
अब हम क्या कर रहे हैं, 60 से आपने घुमा लिया इधर, अब इसको क्या करिए आप, इसको आप दोबारा क्या करिए बच्चों, इस वाले Cl को अब इसको आप 120 से घुमाइए, ठीक है। तो इस Cl को हम यहाँ लेके आएंगे, CH3 यहाँ जाएगा, Br आपका यहाँ जाएगा। आप वो वाला कंफर्मेशन बनाएंगे तो हमने कहा पीछे में तो सेम रहने देते हैं, CH3 यहाँ पे Cl यहाँ पे Br, 120 से घुमाया तो अपना दूसरा बन जाएगा। तो हमने कहा यार ये Cl यहाँ जाएगा, CH3 यहाँ जाएगा, Br यहाँ जाएगा। तो Br कैंसिल हो रहा है, लेकिन आपका Cl और CH3 डायपोल मोमेंट कैंसिल यहाँ पे नहीं हो पाएंगी। तो हमने कहा यार ये भी क्या है बच्चों, मेरा नॉन जीरो डायपोल मोमेंट वाला एक स्टेबल कंफर्मर मेरा ये है। तो मैंने कहा यार ये वाला भी मेरा आंसर होगा। अच्छा अब क्या करते हैं, अब आपका एक और बचता है, जब हम क्या कर रहे हैं भाई, अब देखो अब आपका ये Cl है ये यहाँ पे आ चुका, ये यहाँ पे आ चुका, अब एक बचता है यहाँ पे आ जाए। तो हमने कहा दोबारा इसको एक बार और 120 से घुमाइए। तो आप इसको 120 से दोबारा घुमाएंगे इसको, तो कहाँ पे चला जाएगा, ये आपको एक कंफर्मेशन मिलेगी जहां पे ये CH3 नीचे Cl इधर में Br, 120 से घुमाएंगे तो ये CH3 आएगा यहाँ पे आएगा Br और यहाँ पे आएगा Cl। हमने कहा Cl कैंसिल हो रहा है, लेकिन Br और CH3 कैंसिल यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। तो आपकी जो तीनों ही फॉर्म हमें मिली हैं बच्चों, वो तीनों क्या है आपकी नॉन जीरो डायपोल मोमेंट वाली हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं 1 2 3, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या बोला गया है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स, आपको रिएजेंट्स दिए गए कौन कौन से, एसिडिफाइड डाइक्रोमेट है ना अपना, ये अल्कलाइन KMnO4 है, CuSO4 है, H2O2 Cl2O3 और भी 2-3 हैं। बोल रहे हैं इनमें से कौन कौन से रिएजेंट जो हैं ऑक्सीडाइज कर सकते हैं आयोडाइड को आयोडीन में। तो अपने को वो सारे यहाँ पे बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला वाला अगर आप देखें एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, तो वो क्या इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, बिल्कुल भाई, खुद वो +6 में है, खुद जाएगा +3 में, है ना, +3 ग्रीन कलर में चला जाएगा वो, और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा वो I2 में, तो खुद होगा रिड्यूस, इसको करेगा ऑक्सीडाइज। तो हमने कहा डाइक्रोमेट एसिडिफाइड, तो आंसर होगा। अब अल्कलाइन परमैंगनेट की बात अगर आप करें, KMnO4 की बात आप करेंगे, तो क्या वो इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो हमने कहा पहला वाला जो है, तो हमने कहा I- प्लस अगर आप K2Cr2O7 करवाएंगे, Cr जाएगा +3 में, यहाँ पे +6 में, प्लस हो जाएगा I2 में, एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज, इसने काम कर दिया, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अल्कलाइन KMnO4 प्लस I-। बच्चों ये क्या है, इसको I2 में ले जा पाएगा क्या, ये इसको I2 में नहीं बच्चों, ये इसको कहां ले जाएगा, ये इसको IO3- कुछ ज्यादा ही ऑक्सीडाइज कर देगा, और इसलिए हमारा ये आंसर नहीं हो पाएगा, और खुद चलाएगा बच्चों किसमें, Mn+4 में, क्योंकि अल्कलाइन है, ठीक है। तो MnO2 बनेगा +4 में जाएगा, तो ये तो खुद चला गया +7 से +4 में, इसको कर दिया ऑक्सीडाइज, लेकिन I2 नहीं मिला आपको, IO3- मिला, तो ये आपका आंसर बच्चों नहीं होगा। अगर आप बात करो CuSO4 की, तो CuSO4 एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, और वो फिर क्या है, टूट जाता है। तो हम करें CuSO4 प्लस I- जो है, ठीक है, ये क्या बनाता है बच्चों, ये बनाएगा CuI2, और जो आपको दे देगा क्या, Cu2I2 प्लस I2। तो हमने कहा आपको ये मिलेगा, ये Cu2I2 बेसिकली Cui मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें I2 आपको इस केस में बच्चों क्या हो रहा है, मिल रहा है, ये सही है। H2O2 क्या इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, 4 H2O2 प्लस I-। तो H2O2 बच्चों बिल्कुल ऑक्सीडाइज कर देगा इसको, ये देगा I2, खुद हो जाएगा रिड्यूस, और रिड्यूस मतलब आपको क्या देगा बच्चों, ये OH-। तो हमने कहा ये वाला तो आपका बच्चों क्या है, सही है, H2O2 इसको कर देगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। Cl2 की आप बात करोगे 5 Cl2 प्लस I-, तो ये सही बात है, Cl हो जाएगा रिड्यूस, I- हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये वाला आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो Cl रिड्यूस ज्यादा होना चाहेगा एज कंपेयर टू I-, तो I- को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो इस केस में भी आपको बच्चों क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा। यार ये वाला देखिए जो इसने थायोसल्फेट बोल रखा है, ये Na2H2O3, ठीक है। तो बच्चों Na2H2O3 क्या करता है, I2 को I- में लेके जाता है, तो उल्टा तो नहीं कर पाएगा। हम कह रहे हैं Na2H2O3 जो है वो I2 को I- में लेके जाता है, तो उल्टा तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत है। अगर आप बात करोगे HNO3 की, तो HNO3 कुछ ज्यादा ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और वो क्या करता है, पहले I- को वो बच्चों क्या करेगा, I2 में लेके जाएगा, और उसके बाद वो उसको IO3- में लेके जाएगा। लेकिन क्या I2 भी बनेगा, तो हाँ I2 भी आपको मिलेगा, तो इसका आंसर बच्चों आयोडीन भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपका HNO3 आंसर क्या है यहाँ पे होगा।
Fe+3 खुद चला जाएगा +2 में, इसको ले जाएगा I2 में, Fe+3 भी हमारा सही है। तो हम कह रहे हैं FeCl3 जो है तो उसमें Fe आपका +3 में है, आपके पास I- है, Fe चला जाएगा +2 में, I- चला जाएगा I2 में, तो ये आपका आंसर सही है। और O3 बच्चों आपका कुछ H2O2 जैसा ही है, जहां पे आपको यहाँ पे कुछ बेसिक वो मिल रहा होगा, है ना। इसका कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया तो अपने को दिक्कत आएगी, लेकिन इनिशियली कुछ तो बन जाएगा I2, ठीक है। इसलिए अपना क्या है यहाँ पे देगा। और अगर आप बात करोगे O3 की तो हम कह रहे हैं O3 प्लस I-, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये यहाँ पे आपको मिलेगा O2, ये रहा I2 प्लस आपको मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 2OH-, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये भी क्या होगा बच्चों, ओजोन भी आपको ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये भी क्या है बच्चों आपको वहां से I2 दे देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर होगा बच्चों 7। अब कौन कौन से बच गए, एक बच गया अल्कलाइन KMnO4 जिसने नहीं दिया, एक बच गया थायोसल्फेट। थायोसल्फेट हमने देखा उल्टी वाली रिएक्शन करता है, I2 को I- में भेजता है, तो वो ऑक्सीडाइज तो नहीं कर सकता। और ये वाला जो बच्चों ये इसमें I2 क्यों नहीं बना, क्यों, क्योंकि I2 भाई जो अपना जो बेसिक मीडियम है उसमें बच्चों ये स्टेबल नहीं रहता, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, तो एक हाईयर एक लोअर में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अपना इसलिए यहाँ पे IO3- मिलेगा आपको, यहाँ पे I2 आपको नहीं मिल पाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड शोन बिलो इज। तो आपको एक बड़ा सा ये दे दिया गया है, ठीक है। इसका बोल रहे हैं हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो आपको कितने नेचुरली अकरिंग डिस्टिंक्ट अमीनो एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। अब पहली बात आपको भाई ये पता होना चाहिए कि नेचुरली अकरिंग कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहां से आप हाइड्रोलिसिस तो करा लोगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि यार ये अमीनो एसिड आया है जो ये नेचुरली अकरिंग है या नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे। हाँ, तो इसके भी थोड़ा रटने वाला सवाल ही था। तो क्या करेंगे भाई, पहले इसका हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, क्या होगा। तो भाई जो आपके अमाइड वाले बॉन्ड्स हैं वो सारे टूट जाएंगे, तो हम कह रहे हैं यार ये जो है यहाँ पे क्या होगा भाई, आपको OH, और ये भी अमाइड वाला है तो यहाँ पे मिल जाएगा NH2, ठीक है। और यहाँ पे ये भी अमाइड वाला है, ठीक है, तो ये NH2 हो जाएगा, यहाँ पे OH मिल जाएगा। तो हमने कहा यार अब अमीनो एसिड कौन कौन से हैं कि भाई एक कार्बन से आपका एक COOH होगा, एक आपका NH2 अटैच्ड होगा, ठीक है। बाकी कोई भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन वो नेचुरल हो ये जरूरी नहीं। तो नेचुरली जो है वो तो आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो हमें ये मिल रहा है ना, सेम चीज यहाँ पे मिली है तो डिस्टिंक्ट नहीं है ना, वो बाद में देखेंगे नेचुरली अकरिंग है या नहीं है। तो हमने कहा आगे क्या करेंगे भाई, आगे आपका ये वाला अमाइड रहा, इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे OH लगा लीजिए, इस पे H लगा लीजिए, उसके बाद आप इस वाले बॉन्ड को तोड़ दीजिए, H यहाँ पे लगा लीजिए, OH यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को तोड़ दीजिए, H OH, इसको तोड़िए H OH, यहां पे क्या करेंगे भाई, इस वाले को तोड़िए OH H, और यहां पे H, यहां पे एक C था, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसके ऊपर दोबारा बनाते हैं बच्चों, ये ऐसे था, यहां पे C है, तो हमने कहा ये यहां पे क्या जाएगा, HOH जाएगा, ये वाला ऑब्वियसली नहीं टूटेगा, यहां पे क्योंकि अमाइड नहीं है, अमाइड यहां पे है, तो OH और H। अब देखिए यार हमें यहाँ पे दो तीन चीजें मिल रही है, एक तो ये वाला मिल रहा है ना, ये वाला यहाँ पे मिला, स्टार्टिंग में भी मिला था ये वाला ये हमें, ठीक है। तो हमने कहा एक ये वाला यहाँ पे मिल गया है हमें, और यहाँ पे भी हमें जो मिले थे वो एक इधर से हमने तोड़ा और एक इधर से हमने तोड़ा, तो यहाँ पे एक मिला था। तो ये वाला जो है बच्चों ये है अपना ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन क्या है भाई, एक C, उस पे एक C डबल बॉन्ड OH, एक उस पे NH2, दो H, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ग्लाइसिन अपना नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है, तो ये तो सही है। बाकी अब जैसे ये है मान लीजिए, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ये COOH NH2 तो है, लेकिन क्या ये नेचुरली अकरिंग है यार, नेचुरली अकरिंग जितने भी हैं उनमें ना किसी में ये वाली चीज है ना ये वाली, ये आपके नेचुरली अकरिंग बच्चों नहीं है, ये वाला भी नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज है, ये भी नहीं होगा, ये दोनों भी सेम चीज है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है वो तो वही चीज थी, ये भी नहीं होगा, तो हमारा क्या बचता है, ये वाला बॉन्ड हमने यहां से तोड़ लिया बच्चों, ये वाला ठीक है N, और यहाँ पे आपका ये इधर से कनेक्ट होता हुआ COOH आएगा, लेकिन ये नेचुरल अकरिंग नहीं है। तो हमने कहा नेचुरल अकरिंग कौन कौन से थे भाई, एक ये रहा ना, वो एक ही है बस बेसिकली ग्लाइसिन, क्योंकि वो तीनों सेम ही है। तो अपने पास केवल एक आया है जो नेचुरल अकरिंग है बच्चों, वो है ग्लाइसिन, तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है, ये हो गया 1। तो अब क्या इसके डर से अब आपको क्या सारे अमीनो एसिड जो नेचुरल अकरिंग है याद कर लेने चाहिए, पता नहीं है ना, जेई क्या ऐसा दोबारा पूछ के मजाक कर देगी हमारे साथ। देखो यार एक नजर तो आपको मार लेनी चाहिए ना, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। जैसे आपको अगर पहले से आपने
नजर हल्की भी मारी होती तो आपको पता लगता है ऐसा कोई टर्ट ब्यूटाइल वाला ग्रुप किसी में नहीं है, ऐसी कोई ये 3 वाली रिंग किसी में नहीं है, तो आपका सोल्व हो जाता वहीं से। ठीक है, तो एक नजर आप मान लीजिए, बिल्कुल रटना नहीं है पकड़ पकड़ के कि यार यहाँ पे ये है तो ये बन गया, ये है तो ये बन गया, नहीं, केवल एक नजर मार लीजिए ताकि याद रहे और हम रिस्क ना उठाएं। ठीक है, तो ये वाला इस तरह से हम कर सकते हैं। आंसर होगा इसका 1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रखा है 4, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मोड बोल रखा है 1। मोड 1 है मतलब बच्चों क्या हो सकता है, ये +-1, और आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बोल रहा है -12, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आपके हो सकते हैं। काफी आसान सवाल बच्चों, n = 4। एक थोड़ी सी मिस्टेक जो आप कर सकते थे वो ये थी कि मोड में आप अगर +-1 दोनों ऑर्बिटल ना लें तो आपका आंसर जस्ट आधा आएगा, तो वो गलती हो सकती थी। बाकी हम कह रहे हैं 4 है मतलब 4s है, 4p है, 4d है और 4f है, क्योंकि अगर n = 4 है तो l जो होगा वो होगा 0 to n-1 मतलब 0 to 3, तो 0 1 2 3, 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d और 3 मतलब f। तो हमने कहा ये 4 ऑर्बिटल आपके होंगे। अब इनमें 4 ऑर्बिटल नहीं बच्चों, ये 4 आपकी क्या है, सबसेल्स होंगी। ऑर्बिटल की बात करोगे तो s में आपका 1 है, p में आपके 3 है, d में आपके 5 हैं और f में बच्चों आपके कितने हैं, 7 हैं। अब इनमें +-1 वाले कौन से होंगे, एक ही है तो बच्चों ये 0 होगा। अगर ये है, क्योंकि यार ये आपका होता है -l to +l, और अगर आपकी वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे आप देखोगे तो p की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपकी 1, तो मतलब एक -1 है, एक की 0 है, एक की 1 है, तो एक -1 वाला होगा, एक +1 वाला होगा। सिमिलरली आप d में जाओगे तो d की वैल्यू होती है 2, मतलब -2 to +2, तो एक -2 होगा, एक -1, 0 +1 +2, तो -1 और +1 वाले आपके क्या है बच्चों, हर एक में भाई, हर एक सबशेल में चाहे p हो, d हो, f हो, उनमें 2-2 आएंगे, मतलब एक -1 वाला, एक +1 वाला। तो मैंने कहा 2 ऑर्बिटल यहाँ पे, 2 ऑर्बिटल यहाँ पे, 2 ऑर्बिटल यहाँ पे, टोटल मेरे पास 6 ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन विद ऑपोजिट स्पिन। क्या पूछा इन्होंने, केवल -12 वाला। तो मैंने कहा मेरे पास 6 ऑर्बिटल आए, 2p से, 2d से, 2f से, लेकिन उन 6 में मैं एक इलेक्ट्रॉन ही लूंगा, कौन सा, जिसमें स्पिन मेरी -12 होगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा यहाँ पे 6। अगर आप मोड भूल जाते तो आपका आ जाता आंसर 3, और अगर आप ये स्पिन नहीं बोलते तो आपका आंसर आ जाता 12। खैर 0 to 10 नहीं, 0 to 9 आंसर हो सकते हैं, तो आप 12 वाला तो नहीं करते है ना, लेकिन 3 करने की पूरी संभावना यहाँ पे बनती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे आया है ना। तो इस बार जेईई ने ये भी टच कर दिया, ये वाला क्वेश्चन भी। तो क्या पूछा गया है भाई, बोला है कि जो आपका एवोगैड्रो नंबर है उसकी वैल्यू दे दी गई है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k की वैल्यू दे दी गई है, बोल रहे हैं जो r आएगा आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो क्या होता है भाई, अगर आपको याद हो तो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है k = r/na, मतलब यहां से r आ गया k * na, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो -23, सॉरी ये +23 है बच्चों, ये -23, ये तो हो जाएगा बच्चों कितना अपना 1, और जो ये बचा है आपका, तो बेसिकली मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, तो मल्टीप्लाई होगा 6.023 इंटू 1.380। और अब अगर आपको याद है सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने वाले रूल, तो देखिए यार नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, इसमें कितने हैं, इसमें बच्चों 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें भी 4 हैं, ये 0 भी काउंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाली है। तो भाई हमने इतना प्रिसाइज होके निकाल रखी है वैल्यू, डेसिमल के बाद भी वो 0 बता रही है कि इस प्रिसीजन तक भी हमने वैल्यू निकाली है। तो दोनों में बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा उसमें भी कितने होंगे आपके, 4 ही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 4। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला गया है, कंपाउंड है H2X, मोलिकुलर वेट कितना है 80 ग्राम, है ना, उसको अपन ने एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जिसकी डेंसिटी कितनी है 0.4 ग्राम पर ml। बोल रहे हैं भाई मोलैरिटी जो है इस सॉल्यूशन की, मान लीजिए भाई इस सॉल्यूट को डालने पे क्या है बच्चों, है ना, ये बोल रहे हैं कि भाई वॉल्यूम में कोई चेंज यहाँ पे नहीं आने वाला है, इसकी जो मोलैरिटी है वो दे रखी है 3.2, अपने को बतानी है मोलैरिटी कितनी होगी। काफी आसान है बच्चों, मान लीजिए भाई अपने पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है, हम कह रहे हैं यार 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा भाई, 1 लीटर में ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 400 ग्राम, क्योंकि भाई रो होता है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मैंने ले लिया कितना 1000 ml, ठीक है, 1 ml में 0.4 ग्राम, मतलब मास मेरा कितना हो गया भाई 400 ग्राम, किसका है ये सॉल्वेंट का, है ना, क्योंकि ये सॉल्वेंट की डेंसिटी दी थी मैंने, मान लिया 1000 ml है सॉल्वेंट, तो कितना हो गया भाई अपना
400 ग्राम सॉल्वेंट मेरा हो गया। मोलैरिटी दे रखी है, मतलब मोलैरिटी ये रही, मोलैरिटी होती है भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और बोल रहे हैं भाई सोल्यूट को डालने वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम था वही रहेगा कितना, 1 लीटर। तो मैंने कहा मोल्स आ गए कितने 3.2, क्योंकि लीटर में लेना होता है, 3.2 मोल्स आ गए। मुझे क्या निकालनी है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज 3.2 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 400, इन केजी में ले रहे हैं, मतलब अपन कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो ये कितना जाएगा भाई, 2 0 से 2 0 गई, 32/4, सिंपली कितना आ गया बच्चों आपका 8। तो मोलैरिटी आ गई 8, आंसर कितना हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का 8। काफी आसान था बच्चों। लास्ट क्वेश्चन देखिए 14 के पेपर 1 का, क्या बोल रहे हैं, अपने पास एक आयोनिक कंपाउंड है अपने पास MX2, वो डिसोशिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में किस तरह से, M+2 और 2x माइनस। बोल रहे हैं इसका अल्फा है 0.5। क्या बताना है कि अगर ये डिसोशिएट ना होता तो जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता वर्सेस जब ये डिसोशिएट हो रहा है वो, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है अपने को, ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, और जो थ्योरेटिकल है वो, मतलब अगर ये डिसोशिएट ना होता तो कितना डिप्रेशन आता। तो सिंपली ये बच्चों वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू पूछ रहे हैं आई का, ठीक है, जो बेसिकली ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकली होती है। तो हम कह रहे हैं यार MX2 है अपने पास, अल्फा 0.5 है, यहां लिख लेते हैं। तो मैंने कहा यार मान लो इसके A मोल हैं, तो ये हो जाएगा A इंटू 1 माइनस अल्फा, ये आएगा A अल्फा, इसके 2 बन रहे हैं तो ये आएगा 2A अल्फा। टोटल मेरे पास कितने हो गए भाई, A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस 2A अल्फा, और मेरे पास स्टार्टिंग में कितने थे A, तो A अल्फा कैंसिल हो गया, कितना आ गया A इंटू 1 प्लस 2 अल्फा बाई A, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा 0.5 रख दीजिए, तो ये आ गया 2 इंटू 1/2 प्लस 1, सिंपली वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ये 2। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो अपना आई आया वांट ऑफ फैक्टर, कि भाई डिसोशिएट हुआ तो ये हाल हुआ, इतने आए हैं। हम सोचते चल रहे थे अपने पास एक है, लेकिन एक टूट के अपने को कितने दे रहा है भाई, इतने, ठीक है, A है तो वो इतने बन रहे हैं, तो जितने बन रहे हैं डिवाइडेड बाय A, अपने पास आ गया 2। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर भी अपना 2, क्योंकि अगर बात करो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट, तो भाई डेल्टा TF वो भी होता है I इंटू KF इंटू मोलैरिटी। तो आपका बच्चों KF तो चेंज नहीं हो रहा है, मोलैरिटी नहीं, बस बेसिकली ये I जो है आपका, ठीक है, तो वो I ही यहाँ पे इन्होंने पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और यहाँ पे बच्चों अपना पेपर 1 का डिस्कशन समाप्त होता है ना। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, पेपर अच्छा था, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन आपके जो थ्योरेटिकल जैसे गैल्वेनिक सेल वाला काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा ऑर्थोबोरिक एसिड वाला भी ठीक था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना पूछ रखा था, अमीन्स वाला, वहां पे आप गलती कर सकते थे छोटी सी ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान थी, केवल एक ग्लाइसिन वाला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा था वो थोड़ा सा रटने वाला पूछ लिया, बाकी इनऑर्गेनिक का लेवल भी अच्छा था, है ना। तो कुल मिला के ओवरऑल काफी अच्छा पेपर था बच्चों। इसके बाद पेपर 2 का डिस्कशन भी है ना आप जरूर देखिए, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसी के साथ विदा लेते हैं बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।